हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मैं आपका साइंस टीचर अल्ताफ सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के बोर्ड्स गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर पे बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं और पिछले वीडियो में क्या क्या सीखे हैं जरा उस पर बात कर लें। तो पिछले दो वीडियो में हम अभी तक सीख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, फिर रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि एकदम जीरो लेवल से स्मार्ट लेवल तक सीख करके आए हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम सीखे थे रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण से आगे कि रासायनिक समीकरण और उसका प्रकार। फिर उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम सीखेंगे। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होगा यहाँ से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़े हैं जरा एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, उसको देखिएगा। तो पिछले वीडियो में हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो था रासायनिक समीकरण। बताए थे आपको कि ये रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक बताए थे आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा आपको बताए थे कि रासायनिक समीकरण का दूसरा प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ये लास्ट लेक्चर में हम किए थे। आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण से आगे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है इसको संतुलित करना जरूरी होता है, इसको संतुलित करना आवश्यक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो वो क्यों आवश्यक है, संतुलित करना आवश्यक क्यों है, इसी पे आज बात करेंगे। सबसे पहले चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इससे पहले एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस आंसर को मतलब कि ठीक ठाक से समझने के लिए। उस पॉइंट का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, या जो मात्रा होती है पदार्थों की मात्रा, मतलब कि अभिकारक की मात्रा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों के द्रव्यमान या मात्रा के बराबर होती है। मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ध्यान से सुनोगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो कहना ये है ना कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में आप समझने का प्रयास करेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया है उन दोनों का जो द्रव्यमान है, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं तराजू के इस पलड़ा का जो द्रव्यमान है, इस पलड़ा में चाहे कोई भी पदार्थ हो, और तराजू के दाईं ओर वाले पलड़ा का जो द्रव्यमान है ये दोनों बराबर होना चाहिए। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ, जितना पदार्थ आप लिए थे ना अभिक्रिया कराने के लिए, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसकी भी मात्रा उतना ही होगी, उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। पदार्थ चेंज हो जाएगा, गुण बदल सकता है लेकिन मात्रा नहीं बदल सकता। इसे ही बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये यूनिवर्सल ट्रूथ सही है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जो जल दिया है, तो इसमें आप चेक करेंगे दोनों पलड़ा के बारे में,
कि उसमें जो पदार्थ भाग लिया है उसके द्रव्यमान को चेक करते हैं। तो जैसे आप समझेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान 2 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो इनका द्रव्यमान 32 ग्राम हो जाएगा। अब क्या है कि इस पलरा का टोटल अगर द्रव्यमान का बात करें तो यहाँ पे टोटल हमको मिलेगा 32 2 34 ग्राम। उस तरह से इधर चेक करते हैं, जब यहां चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पूरा मिल करके और हुआ 18 ग्राम। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जो पदार्थ का द्रव्यमान है और यहाँ जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों यहाँ पे टोटल द्रव्यमान 34 ग्राम है, यहाँ टोटल द्रव्यमान 18 ग्राम है। तो ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों तरफ का द्रव्यमान भी बराबर नहीं है। तो इस द्रव्यमान को बराबर करने के लिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाला पदार्थ है इसका द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाला पदार्थ है उसका द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण है। अगर इसको संतुलित करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए इसे संतुलित करना आवश्यक होता है। जरा समझेंगे आगे। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो पदार्थ मतलब जैसे दूध प्लस जोरन, तीर का चिन्ह दही, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आप जितना मान लेते हैं कि ध्यान से समझिएगा कि 950 ग्राम आप दूध लिए हैं ग्राम में बैठ करके और इसमें 50 ग्राम आप जोरन मिला दिए हैं तो जो दही बनेगा ना वो 1000 ग्राम होगा। मतलब कहना ये है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका टोटल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसका द्रव्यमान, ये दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। लिखा भी वही है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान या मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों के द्रव्यमान या मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। या दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि जब ये दोनों मिलकर के ये बना तो पदार्थ नाश नहीं हुआ, जितना था उतने, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। तो इसका ये नियम का दूसरा मतलब ये होता है कि पदार्थ का न तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, जैसे दूध से किस में बदल गया है, दही में, तो उसका रूप चेंज हो जाता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात है कि रासायनिक जो समीकरण होता है अगर वो असंतुलित है तो उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसे संतुष्ट किया जा सके। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है 2 अंक में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम इसके आंसर लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एकदम सरल शब्दों में आंसर है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी समझ में आ गया, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी समझ में आ गया। चलिए एक चीज हम आपसे चाहते हैं यहाँ पे, ताकि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद हो जाए, आप इस तरह कह सकते हैं और अभी लिख करके दिखाओ। किस तरह बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा तथा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। या दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि
पदार्थ का न तो नाश होता है और ना ही निर्माण, बस पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे एक बार याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो याद कर लिए, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो ये वाला नियम जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला एक चीज है कि रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित असंतुलित है तो उसको संतुलित करना जरूरी है, तो फिर संतुलित करने का क्या तरीका है। तो अभी हम सीखेंगे यही कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या वे है, कौन सा तरीका है। तो देखिएगा क्या क्या इसका नियम या तरीका होता है, इस पे बात करेंगे। टॉपिक ही है रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कुछ रामबाण तरीका है, जिसको अगर हम फॉलो करें तो कितना भी भारी रासायनिक समीकरण हो, कितना भी टफ रासायनिक समीकरण हो, उसको एकदम आसान तरीके से संतुलित किया जा सकता है। इसका नियम क्या है जरा ये समझेंगे। इधर तो क्वेश्चन करेंगे, जरा बगल में समझा देते हैं। तो इसका नियम है कि सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण में हम तीर के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। सबसे पहले किसके, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं और उसको बराबर करते हैं। जब हाइड्रोजन पर काम कर लेते हैं तो फिर हाइड्रोजन पे काम करने के बाद फिर दूसरा एक तत्व आता है ऑक्सीजन। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे बात करते हैं और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ पहले चेक करते हैं। अगर बराबर हो तो ठीक है, नहीं बराबर हो तो उसको बराबर करते हैं। मतलब कि पहले हाइड्रोजन पर काम करके तीर के दोनों ओर उसके परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पर काम करते हैं। ऑक्सीजन पर काम करने का मतलब है कि दोनों ओर, तीर के दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। जब इन दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है तो एक तीसरा तत्व आता है जिसका नाम है कार्बन। तो फिर हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर बराबर करते हैं, मतलब कि कार्बन पर काम करते हैं। अभी थोड़ा सा ये बात जो बता रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब कि बोरिंग फील होता होगा कि क्या लिख रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन करेंगे फिर पूरा समझ में आएगा। फिर नियम है जब इसकी संख्या को चेक कर लें तो फिर हम आगे कार्बन के बाद इसके बाद कोई भी अधातु, किसी भी अधातु के परमाणुओं की संख्या को काउंटिंग करते हैं और दोनों तरफ बराबर करते हैं। और अंत में सबसे लास्ट में जो धातु होता है, कोई भी धातु होता है तो धातु के परमाणु की संख्या का काम सबसे अंत में करते हैं। जब इस वे में अगर काम आप करेंगे तो कितना भी भारी रासायनिक समीकरण हो, एकदम आसान से 5 सेकेंड में आप चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और संतुलित करना आपको सिखाते हैं। जैसे देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब इसको चेक करना है, पहले तो चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित है तो फिर वैसे ही छोड़ देंगे, अगर संतुलित नहीं है तो फिर संतुलित करते हैं। तो फिर चेक भी करेंगे तो उसका भी तरीका है कि सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ चेक करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, क्या इस रिएक्शन में, मतलब इस केमिकल इक्वेशन में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? तो आप देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है। तो मतलब कि इस केमिकल इक्वेशन में अगर हम काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर काम करेंगे। और हाइड्रोजन पे काम क्या करना है कि तीर के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या चेक करना है। अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, इस मेथड को बोलते हैं हीट
एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसी मेथड से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। तो चेक करते हैं जरा, यहाँ पे इसके एक अणु है, अगर एक अणु है तो हाइड्रोजन की संख्या चेक करेंगे, तो डायरेक्टली चेक करते हैं, तो 2 एकम 2, यहाँ पे H एटम कितने हैं, 2 हैं। चलो इधर हाइड्रोजन का अगर संख्या चेक करें तो पूरा यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके सामने कितना है, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन का ट्वाइस है, ट्वाइस, तो बगल में भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम 1 है। तो तीर के इस साइड एक ही जगह हाइड्रोजन है, उसकी संख्या 1 है। इधर भी अगर चेक करें तो एक ही जगह हाइड्रोजन है, उसकी भी संख्या, सॉरी यहाँ देखना, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ भी 2 है, और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 2 है। दोनों जगह हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो फिर दोनों तरफ हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या बराबर है। अब हाइड्रोजन ठीक ठाक है, तो कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पे काम करते हैं। तो ऑक्सीजन पे काम करेंगे बच्चे, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे सामने और बगल मिला करके, फिर यहाँ चेक करेंगे तो बगल में भी 1 है, सामने 1 है, तो 1 1 ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, तो ऑक्सीजन एटम हो गए 2, ऑक्सीजन एटम 2 हो गए। तो फिर ध्यान से सुनो, अब जरा इधर चेक कर लेते हैं, इस साइड, यहाँ पे अगर चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम को, तो यहाँ भी ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो बगल में 1 और होल में 2, फिर सामने 1, तो 2 एकम 2 एकम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 है। अब कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तीसरा किसकी बारी है, कार्बन की। यहाँ चेक कीजिए, क्या कार्बन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, ये सी है, मतलब कैल्शियम है, सी का मतलब कैल्शियम है, इसमें कार्बन नहीं है, याद रखना, सी का मतलब कैल्शियम है, इसमें कार्बन नहीं है। तो फिर कार्बन का जो है ही नहीं, उसका क्या काम करेंगे, उसके बाद अधातु, अधातु, तो कैल्शियम जो है वो धातु है, अधातु भी दूसरा कोई है नहीं, तो आप धातु पे काम करेंगे। तो कैल्शियम पे काम सबसे लास्ट में करते हैं, कोई भी धातु मिलेगा उसका उसका अगर काउंटिंग करना तो सबसे लास्ट में। तो कैल्शियम को आप चेक करते हैं, यहाँ भी कैल्शियम 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मतलब कि कैल्शियम एटम का अगर बात करेंगे तो कैल्शियम एटम यहाँ भी 1 है और कैल्शियम एटम यहाँ भी 1 है। अगर ये देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम 2, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम 2, यहाँ कैल्शियम एटम 1, यहाँ भी कैल्शियम एटम 1। मतलब मिला जुला की बात यही है कि ये ऐसा एक रासायनिक समीकरण था जिसमें तीर के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम सेम है। मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण था, तो फिर इसको अब संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें हम संतुलित करना आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O। अगर कभी भी इस तरह से समीकरण मिल जाए और उसको संतुलित करने के लिए बोले, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि तीर के दोनों ओर सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो यहाँ देख लो, एक तत्व तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, दूसरा तत्व ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो तीर के इस साइड 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का संकेत है और ऑक्सीजन का संकेत है, मतलब तीर के इस साइड भी 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों ओर 2 तत्व हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, दोनों का संख्या चेक करते हैं, और संख्या चेक करने का ना कि मतलब किसकी संख्या कितनी है, अणु में कितने परमाणु है, ये हम पिछले वीडियो में, इसका वीडियो में लगातार बात करते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके सीख लेना। फिर भी अभी बात करेंगे तो उस पर पहले बात करेंगे ही। जैसे यहाँ पे अगर हमको हाइड्रोजन एटम का पता लगाना है, तो आप देख लो हाइड्रोजन एटम कितने हैं। आप अगर हाइड्रोजन एटम देखेंगे सीधे समझ में आ रहा है, सामने 1 है, बगल में 2 है, तो 2 है। यहाँ ऑक्सीजन और कहीं तो है नहीं हाइड्रोजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो अगर ऑक्सीजन एटम का बात करेंगे तो सामने 1 है, बगल में 2 है, तो 2 है। तो मतलब तीर के बाईं साइड हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 है। जरा इधर चेक करते हैं, H2O में इधर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो इधर अगर हाइड्रोजन एटम का बात करेंगे तो सामने 1, बगल में 2, तो 2 हो गया, 2 एकम 2। अगला है कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो अगर ऑक्सीजन एटम का बात करेंगे तो सामने 1, बगल में भी 1, तो यहाँ 1।
अब चेक करो, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम दो, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम दो, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एटम तो दो हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम एक ही है। और पहले किसका काम करता है? हाइड्रोजन का। वो तो ठीक है, तो क्या काम करना है? तो फिर किसका काम करते हैं? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में देख लिया कि यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, इधर वाले को भी कितना बनाना है? 2। ये बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं और बहुत गंभीरता, पूरी गंभीरता के साथ सीखिए यहाँ पे। अब इसको, इस 1 को 2 कैसे बनाते हैं, इस ऑक्सीजन 1 को 2 कैसे बनाते हैं? तो इसका तरीका है, अब ध्यान से सीखो कि यहाँ भी बगल में हम 2 लगा देंगे, तो फिर आप चेक कर लो, अब बराबर हो गया H2, तो यहाँ भी H2, 2 हाइड्रोजन, O2, यहाँ भी O2, 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये तरीका गलत है, लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। अब फिर क्या करेंगे कि इसकी संख्या 2 होगी? तो उसका तरीका है, एक बात याद रखना, जब भी किसी यौगिक में किसी परमाणु की संख्या बढ़ाना हो, तो उसके परमाणु की संख्या को बढ़ाने के लिए बगल में किसी भी चीज से आप गुणा नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो अणु की संख्या को बढ़ाएंगे, अणु की संख्या को। अब जैसे यहाँ पे आप 2 लगा दिए ना, फिर ये जल नहीं रहा, बनता तो जल ही है। अब H2O2 बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमारे यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन यौगिक बदल गया, तो ये 2 लगाना ठीक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो हम बताएं ना बाबू, दूसरा इसका तरीका है कि इसको हटाओ और सामने 2 लगाओ। यहां जब यहां 2 लगाएंगे और रिकाउंटिंग करेंगे सभी संख्या को, तो फिर क्लियर होगा। अब ये रिकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो रिकाउंटिंग वही है कि पहले फिर से अब हाइड्रोजन को चेक कर लो। अब हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन को चेक कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चेक करो, 2 दूनी 4, मतलब कि अब यहाँ पे 2 नहीं रहा, यहाँ कितना हो गया? तो 4 हो गया। फिर गड़बड़ा हो गया, फिर गड़बड़ हुआ, तो बोले तो ऑक्सीजन चेक करते पहले। ऑक्सीजन तब तक चेक नहीं करेंगे जब तक हाइड्रोजन बराबर नहीं हो जाए। तो कहोगे इससे पहले तो ऑक्सीजन चेक कर लिए थे। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो पहले हाइड्रोजन बराबर हो गया था, उसके बाद चेक किए थे, लेकिन अभी हाइड्रोजन में ही लोचा है, तो पहले हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। अब कैसे बराबर करेंगे? एक झापड़ इधर से, एक झापड़ इधर से, और ठीक हो जाएगा, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। नहीं, झापड़ मारने की आवश्यकता नहीं। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे 2 2 4 हुआ है, यहाँ पे मात्र 2 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? इसको मिटा करके 4 बनाएंगे, तो फिर गलत होगा। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ हाइड्रोजन के अणु की संख्या बढ़ा दो। अब चेक करके देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4, 2 2 4, तो यहाँ भी अगर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन एटम 4, और इधर भी हाइड्रोजन एटम 4। अब किसकी बारी है? तो ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु काउंट करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? अगर आप ऑक्सीजन परमाणु पे बात करेंगे तो यहां पे आप देखें ऑक्सीजन एटम, और यहां भी हम पता करेंगे ऑक्सीजन एटम, और दोनों की संख्या जब पता करना है तो आप ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे सामने 1 है, बगल में 2 है, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सामने 2 है और बगल में 1 है, तो फिर 2 एकम 2। अब क्या हुआ कि जब हम यहाँ बगल में 2 लगाए और यहाँ बगल में 2 लगाए, सॉरी बगल में नहीं, सामने, यहाँ सामने जल के सामने 2 लगाए और यहाँ हाइड्रोजन के सामने 2 लगाए, तो हमको दिखा कि दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो गई और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर हो गई। मतलब ये समीकरण अब संतुलित हो गया। उम्मीद है कि संतुलित करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ठीक ठाक हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। आप देखेंगे, बस ध्यान से देखो, समझ में आएगा पक्का। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तो हमको रासायनिक समीकरण दे दिया है और बोला इसे संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए यही नियम लगेगा। अब ये नियम कैसे काम करेगा, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, नियम भी काम करना शुरू करेगा। तो ये नियम कहता है कि पहले हाइड्रोजन पर काम करें, तो हम करें
कि इस वाले इक्वेशन में कहीं भी H नहीं दिख रहा है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जहाँ पे जो होगा नहीं उस पे काम करेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन पे कोई काम नहीं होगा। तो फिर दूसरा नियम करें, अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो ऑक्सीजन पर काम करें। तो इसमें चेक कीजिए, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अभी हम ऑक्सीजन पे काम करेंगे। फिर ऑक्सीजन पे कौन सा काम करते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर चेक करते हैं, अगर बराबर नहीं हो तो बराबर करते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर डायरेक्टली इलाज नहीं शुरू करता है, पहले डायग्नोसिस करता है, मतलब पहले जांच करता है, पहले चेक करता है, और चेक करने के बाद जो बीमारी की पता लगता है, बीमारी का इलाज उसके बाद शुरू होता है। तो हम पहले, अभी जो इसमें बीमारी है, तो पहले चेक करते हैं कि बीमारी है या नहीं, अगर है तो किस प्रकार का है और इलाज कैसे होगा। तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन चेक कर लो, इधर ऑक्सीजन अगर आप चेक करेंगे तो देखना, ऑक्सीजन एटम, या हिंदी में लिखते तो ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन परमाणु यही है, कितने हैं, तो सामने एक बगल में दो, तो 2 एकम 2। अब इधर चेक करते हैं, पहले मैग्नीशियम चेक करना है कि नहीं, नहीं, मैग्नीशियम तब तक नहीं चेक करना है जब तक ऑक्सीजन नहीं चेक कर ले। तो फिर ऑक्सीजन इधर चेक करते हैं, इधर तीर के इस साइड ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, तो तीर के इस साइड अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु बगल में भी एक है और सामने भी एक है, गुना करेंगे तो 1 एकम 1। अब हमको क्या दिखा कि तीर के दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, मतलब कि ये जो समीकरण है उसमें फॉल्ट है, मतलब कि अभी इसे इलाज करने की आवश्यकता है। तो फिर कैसा इलाज होगा, तो इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, तो इधर भी 2 हो जाना चाहिए। तो उसका तरीका ये है, आप ध्यान से सीखेंगे, जो गलत तरीका है कि यहाँ भी कितना लगा दिया जाए, 2। अगर यहाँ आप 2 लगा देंगे तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा, लेकिन फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 लगाना ठीक नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, तो हम अगले ही क्वेश्चन बताए थे, सामने अणु की संख्या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी अगर ऑक्सीजन को 2 करना है तो हम यहाँ 2 नहीं लगाकर क्या करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे कि क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड में इसके पूरे अणु की संख्या बढ़ाकर 2 कर देते हैं। फिर से एक बार चेक कर लो, जब 2 लगाए हैं तो क्या हुआ, यहाँ हो गया 2 एकम 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया 2, अगर बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु दोनों ओर समान हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद एक दूसरा तत्व, अगर कार्बन होता तो कार्बन के पे काम करते हैं, तो कार्बन भी नहीं है, मैग्नीशियम बचा है, और धातु भी नहीं है, तो फिर धातु के रूप में मैग्नीशियम बचा है, तो मैग्नीशियम पे काम करेंगे और मैग्नीशियम चेक करेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम सामने और बगल में गुना करें तो यहाँ Mg एटम मात्र 1 है, 1 एकम 1। लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीशियम परमाणु का बात करें, Mg एटम का बात करें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु सामने 2 और यहाँ बगल में, वहां नहीं चेक करना, 2 एकम 2, मैग्नीशियम परमाणु 2 है, तो इधर 2 है, फिर इधर मैग्नीशियम परमाणु 1 है, तो फिर क्या करें, तो वही करेंगे कि यहां से 1 को हटाकर और यहां भी अगर 2 अणु कर दें तो अब आप चेक कर लीजिए, 2 एकम 2, यहां भी आ जाएगा 2। अब दोनों तरफ चेक कर लीजिए आराम से, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु 2 एकम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु 2 एकम 2, यहाँ मैग्नीशियम परमाणु 2 एकम 2, यहाँ मैग्नीशियम परमाणु 2 एकम 2, दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो अब ये हो गया संतुलित। उम्मीद है कि आपको समीकरण को संतुलित करने आता होगा। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आपको ट्राई करने के लिए देते हैं, और आप क्या करते हैं, नहीं बनेगा तो फिर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है संतुलित करने वाला कि कार्बन ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन की
अपर्याप्त आपूर्ति में, मतलब कि ऑक्सीजन जो है उसको भरपूर नहीं मिल रहा है, या तक कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलाते हैं, माने उचकुन तूर के तब देगची रख के जलावन जलाते हैं, तो आग जलता नहीं, खाली धुआं निकलता है। उजले रंग का जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इस रिएक्शन को आप जरा ट्राई कीजिए, संतुलित कैसे करेंगे, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा कैसे संतुलित करेंगे। तो वही तरीका है कि सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या को चेक करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका काम नहीं करेंगे, है ही नहीं तो क्या बात करेंगे। फिर किसको चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन पे बात करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कैसे चेक करेंगे, तो आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे, तो सामने और बगल में गुना करके। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन में भी चेक कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो ऑक्सीजन एटम जब मन में चेक करेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है आप ध्यान से देख सकते हो, समझ में भी आता होगा, मात्र 1 है, सामने भी 1 बगल में भी 1, तो 1 एकम 1 है। तो फिर बराबर नहीं है ऑक्सीजन। फिर क्या करेंगे, तो पहले बराबर करेंगे ऑक्सीजन को। वो कैसे बराबर होता है, तो वो बराबर होने के तरीके, यहाँ 2 लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। हम बताए ना कि बगल में कभी भी नहीं लगाना संख्या, क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। हम क्या बताए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO। अब 2 लगाने के बाद ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत बात है। तो 2 नहीं लगा सकते हैं बगल में कभी भी। फिर ये कहाँ लगाएंगे, तो फिर इसको 2 बनाने के लिए पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की संख्या बढ़ाकर 2 कर दो, सामने 2 लगाओ। अब चेक करो कितने हो गए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन उतना ही है, 2 एकम 2। यहाँ चेक करते हैं, बगल में 1 और सामने अब 2 रखे हैं, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2। तो फिर यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 हो गया। चलो यहाँ तक ठीक ठाक है। अब किसकी संख्या पता करना है, तो कार्बन की। अगर कार्बन की संख्या पता करना है, कार्बन की संख्या अगर पता करना है, कार्बन की संख्या पता करना, तो आप यहाँ पे ये देख लें क्या होगा कि यहाँ पे C एटम मतलब कि कार्बन एटम, और यहाँ भी कार्बन एटम। तो यहाँ कार्बन कितना है, सामने 2 बगल में 1, तो 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ चेक करो, कार्बन सामने भी 1 बगल में भी 1, 1 एकम 1, ये ठीक नहीं है, ये भी 2 होना चाहिए। तो फिर ये कैसे 2 होगा, तो इसका तरीका बताते हैं कि ये 2 कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, यहाँ 2 लगा दो सामने, अब 2 एकम 2, चेक कीजिए सब बराबर हो गया। तो यहाँ 2 लगाने से कार्बन मोनोऑक्साइड वाले ई वाले में कार्बन ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो बस कार्बन के सामने 2 लगाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने 2 लगाओ, फिर ये संतुलित हो गया। ये बगल में 1 लगाए हैं, तो ये 1 जो है बस इसलिए लगाए हैं कि तुम कहीं भूल नहीं जाओ कि आखिर वो 1 कहाँ से आ रहा है जिससे आप गुना कर रहे हैं, तो इसलिए 1 लगाए थे। 100 नहीं किया जाता है, बस आपको पता होना चाहिए बगल में कुछ नहीं है तो संख्या 1 है, तो उस टाइप से ये संतुलित हुआ 2 लगाने के बाद। उम्मीद है कि संतुलित कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन लेके ही बात करते हैं कुछ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन का शब्द समीकरण तथा रासायनिक समीकरण लिखें। यहाँ पे क्या करना है हमको कि जो कथन दिया हुआ है, कथन, ये जो भाषा दिया है इसको कथन बोलेंगे, कथन 1, इसका क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है आपको शब्द समीकरण, जो पिछले क्लास में हम सीख के आए हैं कि शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। और फिर उसके बाद लिखना है इसका रासायनिक समीकरण। एक चीज इसमें जोड़ देते हैं कि वो कैसा रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हमको लिखना है, ध्यान से देखना किस प्रकार का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हमको लिखना है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन का शब्द समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है इसका, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कथन, लिखेंगे शब्द समीकरण। अब ये शब्द समीकरण देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। तो कल सिखाए भी थे इसको। तो सब समीकरण लिखना था, पहले बोल रहा है कि आयरन
आयरन, आयरन मतलब लोहा, जल से अभिक्रिया कर आयरन 2,3 ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं, ये जो आयरन 2,3 ऑक्साइड है, इस आयरन 2,3 ऑक्साइड को मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट याद रख लेना, नाम काम देगा, जिसका सूत्र होता है Fe3O4, इसका सूत्र होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट। आयरन 2,3 ऑक्साइड को मैग्नेटाइट कहते हैं। तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, किसकी अभिक्रिया? आयरन, आयरन मतलब लोहा की अभिक्रिया, जिसका सूत्र Fe होगा, किससे? जल से, मतलब जिसका सूत्र H2O होगा, इससे कराने पर आयरन 2,3 ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बोला पहले इसका सब समीकरण लिखो, जब सब समीकरण लिख लोगे तो फिर इसका क्या करो, रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। पिछले क्लास में आपको बोल के आए थे, आपसे वादा करके आए थे कि हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आप कथन दिया होगा, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा, वही क्वेश्चन है, और इसमें संतुलित करना भी हम सीख लेंगे साथ साथ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं। ठीक है, अब शब्द समीकरण कैसे लिखाएगा आप चेक कर लो। तो कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है अभिक्रिया में? तो आयरन जल से अभिक्रिया कर, तो फिर आयरन मतलब लोहा भाग ले रहा है, और जल, तो हम लिखेंगे आयरन प्लस जल। आयरन जल से अभिक्रिया कर, मतलब कि आयरन प्लस जल, आयरन जल से अभिक्रिया कर। बोला क्या है कि आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये दोनों बनते हैं। कौन कौन? तो आयरन ऑक्साइड और कौन? हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो जब बनते हैं मतलब कि अब तीर का चिन्ह देंगे और तब इन दोनों का नाम लिखेंगे। उसमें पहला नाम होगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो गया इस कथन का शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के बाद बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला है तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है कि सबका सूत्र लिखिए सबसे पहले। तो सबका सूत्र लिखते हैं, आप चेक कीजिएगा, सबका सूत्र लिखते हैं, आप चेक कीजिएगा रासायनिक समीकरण में। सबसे पहले आयरन या लोहा, इसका अगर सूत्र का बात करें तो इसका सूत्र Fe होता है, प्लस के प्लस, फिर बोला है जल, जल का सूत्र होता है H2O, तीर का चिन्ह, आगे बोला है कि आयरन 2,3 ऑक्साइड जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं बनता है, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। तो हम Fe3O4 लिखेंगे। अब प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है तो प्लस H2 लिखेंगे। ये हो गया रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं लिखना है, रासायनिक समीकरण का संतुलित रूप लिखना है। तो अब जरा इसको संतुलित करना सीखेंगे कि इसका संतुलन है कि नहीं। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले किसको, तरीका वही है, सबसे पहले किसको चेक करेंगे? तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर काम करेंगे। हाइड्रोजन पर सबसे पहले काम करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन पर काम करेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है। यहाँ चेक कर लें, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन 2, दोनों तरफ ठीक ठाक है। तीर के इस साइड भी हाइड्रोजन 2, तीर के उधर भी हाइड्रोजन 2। अब क्या हाइड्रोजन के बाद किसका बात करते हैं? तो याद करना, हाइड्रोजन के बाद बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन दोनों साइड चेक करेंगे, ऑक्सीजन दोनों साइड चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन सामने से चेक करते हैं, सामने 1 है, बगल में भी 1 है, तो इधर ऑक्सीजन कितने? 1। फिर यहाँ ऑक्सीजन कितना? 4 है।
तो फिर क्या करना होगा, इसको 4 बनाना होगा, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको 4 बनाना होगा, इसको 4 बनाना होगा, इसको तो फिर यहाँ लगाना होगा 4। थोड़ा ध्यान से सीख लेना, ज्यादा टफ है नहीं वैसे। अब क्या है कि यहाँ 4 लगाएं तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया, लेकिन अब फिर से हाइड्रोजन से चेक करके आते हैं। तो फिर से अगर हाइड्रोजन से चेक करके आएंगे तो अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8। यहाँ चेक कर लो, अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या मात्र कितना है, 2। तो फिर इसको भी कितना बनाना होगा, तो 8 बनाना होगा। 8 कैसे बनेगा, तो 2 तो है, 4 से गुना करेंगे तो 8, तो वहां भी 4 से गुना कर लेते हैं। कितना प्यारा है, आराम से समझ में भी आ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। इसके बाद हम हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, 4 दूना 8, ऑक्सीजन की संख्या तो 4 × 1 = 4, फिर यहाँ पे भी 4, मतलब कि दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर है। अब किसकी बारी है, तब बारी है आयरन या लोहा की। तो तीर के इस साइड चेक कर रहे हैं तो 3 है। अच्छा कहोगे कार्बन का हुआ, तो इसमें कार्बन कोई है ही नहीं। अधातु क्या हुआ, तो दूसरा कोई अधातु है ही नहीं। फिर किससे बात करेंगे, तो यही आयरन या लोहा पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आयरन की संख्या कितनी है, 3, फिर यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ भी 3 लगा दो, बस हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। चलो बताओ किसी प्रकार का कोई समस्या प्रॉब्लम है, अगर है तो बताओ कमेंट में, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कथन 2 में, कथन 2 में क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर, क्लोरीन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो फिर हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, तो आपको याद दिला दें कि हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, क्लोरीन का सूत्र क्या होगा, तो Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होता है। पहले तो इसका शब्द समीकरण लिखना है। अगर इसका शब्द समीकरण लिखेंगे तो आप देखिए इसका शब्द समीकरण क्या होगा। तो पहले कौन, तो हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर, तो क्लोरीन से, तो लिखाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कर, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो फिर हम तीर के बाद लिख देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो हो गया शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण के बाद क्या लिखना है, तो लिखना है इसका रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिखने का क्या तरीका है, तो रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है कि सबका सूत्र लिख दो। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर सूत्र लिख करके सबकी संख्या बराबर कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन है तो इसका सूत्र लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, तीर का चिन्ह, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। यही तो सूत्र है। अब क्या है ना कि इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करना है तो पहले आप चेक करेंगे यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, क्योंकि हाइड्रोजन ही पहले चेक करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2, इधर चेक कर लो हाइड्रोजन कितने, 1, तो फिर यहाँ हम 2 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे जब 2 लगा देंगे तो फिर अब कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2, फिर 2 लगा दिए तो क्लोरीन इधर भी 2, तो केवल 2 लगाने से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। मतलब ये जो कथन दिया था उसका शब्द समीकरण भी लिखा गया और रासायनिक समीकरण भी लिखा गया। चलिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। और भी क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। 6 कथन लेकर के आए हैं जिसमें 2 पे बात किए हैं और काफी प्यार भरे अंदाज में काफी आराम से बात कर रहे हैं कि किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि किसी ऑफलाइन क्लास में किसी बहुत स्मार्ट टीचर से बैठ के पढ़ रहे हैं, ताकि वो आपके दिल में उतर के पढ़ा रहा है। पूरी कोशिश है। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ है, कथन दिया हुआ है, इसके हम शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण पे बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेरियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है BaCl2, एल्यूमिनियम
सल्फेट से। इसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल थराइस। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद हो रहा है ना, तो फिर वही वीडियो जाकर के देखना जिसमें हम आपको बताए हैं रासायनिक सूत्र लिखना या आयनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना। अब जाके सर्च मारेंगे कि आयनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना बोट्स गुरु, तो फिर आ जाएगा आराम से यूट्यूब पे। अब देख लो, बेरियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम सल्फेट से अगर अभिक्रिया होता है तो कह रहा है कि बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4 सूत्र होता है, तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब कि AlCl3 बनता है। तो ये तो भाषा है, इसका शब्द समीकरण लिखना है, तो फिर इसका शब्द समीकरण क्या होगा ये चेक कर लो। सबसे पहले मिल कौन कौन रहा था, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो दोनों का नाम लिखते हैं। पहले शब्द समीकरण, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट फिर बनता क्या है, तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो यहाँ पे आप देख लो, फिर उसके बाद इसका हम रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण इसी में नीचे ही लिख रहे हैं, मिलाना जरा। इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो सबसे पहले है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, यहाँ पे देख लो, BaCl2। तो सबसे पहले लिखेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थराइस। उसके बाद कह रहे कि बनता क्या है, तो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, BaSO4। कहोगे भैया हमको आ नहीं रहा है ये सूत्र क्या आप लिख रहे हैं ना, ये नाम से हमको नहीं आ रहा है। इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि बेरियम का संकेत Ba होता है, सल्फेट का SO4 होता है, दोनों की संयोजकता 2 होती है। संयोजकता सेम हो तो नहीं लिखते हैं। अब प्लस दूसरा पदार्थ बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl, और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो यहाँ 3 लगेगा, तो AlCl3। अब क्या है ना कि इसको हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे कि कैसे संतुलित होगा। एक नया पेज लेकर के संतुलित कर लेते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थराइस, तीर का चिन्ह, BaSO4 BaSO4 प्लस AlCl3। इसको अगर संतुलित करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं। अब कहीं हाइड्रोजन नहीं है तो फिर किसको, तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन को चेक कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है बगल में 4, होल में 3, तो 4 3 12। अब पूरे 12 ऑक्सीजन है। पूरे 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे O एटम तो 12 हो गया।
अब इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो इधर ऑक्सीजन मात्र 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इस 4 को 12 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 लगाएंगे। अब ये 3 लगाने से क्या हुआ इसको जरा समझना, तो पूरा गुना करेंगे तो 3 चौका 12, यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन के बाद किसको चेक करते हैं, तो सबसे पहले किसको चेक करते हैं, याद कर लो, हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को, फिर अधातु को, अधातु को, और सबसे लास्ट में धातु को। तो इसमें धातु कौन है, तो एक बेरियम है, एक एल्यूमिनियम है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली चेक हो, कार्बन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन के जस्ट बाद जो है, हाँ सल्फर भी है, तो सल्फर अधातु की श्रेणी में आ जाएगा। तो पहले हम ऑक्सीजन को चेक कर लिए और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया, तो फिर अब किसको चेक करेंगे, तो या तो सल्फर को चेक कर लेते हैं या क्लोरीन को। चेक करते हैं सल्फर को ही। सल्फर बगल में कितना है, 1, यहाँ होल में 3, 3 एकम 3, यहाँ सल्फर एटम कितने हैं, 3 है। यहाँ चेक करते हैं, तो जब यहाँ 3 लगा तो यहाँ भी सल्फर एटम कितने हैं, तो 3 है। चलो ये भी ठीक है, अभी तक ये ठीक है कि इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन 12, इधर भी ऑक्सीजन 3 चौका 12, इधर भी सल्फर 3 इधर भी सल्फर 3। अब सल्फर ऑक्सीजन के बाद अधातु में एक क्लोरीन है, उसको चेक करते हैं। क्लोरीन को चेक करेंगे तो आप ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो फिर इसका एक तरीका होता है, टेक्निक होता है, इसके 3 को इनके सामने लगा दो तो 3 दूनी 6 क्लोरीन, और इसके 2 को इनके सामने लगा दो तो 2 तिया 6 क्लोरीन। अब क्या है कि दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या बराबर, तो फिर क्लोरीन कितने कितने आ गए, क्लोरीन इधर भी 6 और क्लोरीन इधर भी 6, दोनों तरफ क्लोरीन भी 6 हो गए। किसकी किसकी संख्या बराबर कर लिए, ऑक्सीजन की, सल्फर की, क्लोरीन की। अच्छा एक चीज़ क्या होता है ना, जब कोई संख्या लगा रहे तो फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से ऑक्सीजन चेक करो तो जरा, 3 चौका 12, ऑक्सीजन 4 तिहाई 12, ठीक है। सल्फर अभी भी कितना है, 3 एकम 3, यहाँ भी सल्फर 3 एकम 3। अच्छा तीसरा कौन सा धातु है, क्लोरीन कितना है, तो 3 दूना 6, इधर 2 तिहाई 6, अभी भी ठीक ठाक है। अब इसके बाद कौन है, तो एक एल्यूमिनियम बच गया और एक बेरियम बच गया। तो आप चेक कर लो, यहाँ 3 लगाने के बाद इधर बेरियम 3 हो गया और इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया। चेक कीजिए, इधर चेक करते हैं, यहाँ भी बेरियम 3 लगाने के बाद 3 हो गया और एल्यूमिनियम यहाँ सामने 2 लगा दिए हैं तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। तो दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, तो इस टाइप से संतुलित करते हैं। बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए बगल में लेकर के संतुलित किए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट पेज पे जाकर के देख लेना इसका इक्वेशन। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे, सोडियम जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सोडियम सबसे पहले सब समीकरण लिखेंगे, तो लिखेंगे सोडियम प्लस जल अभिक्रिया कर करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी पहले तो अभी सब समीकरण लिख रहे हैं ना, तो पहले सब समीकरण लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका शब्द समीकरण। अब सब समीकरण के बाद लिखना है इसका रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण का बात करेंगे तो इसका रासायनिक समीकरण इस तरह लिखेंगे, सोडियम का क्या होगा सूत्र Na प्लस जल का क्या होगा H2O, तीर का चिन्ह। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaOH। फिर हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन अकेले हो तो इसका H2 हो जाएगा। ये हो गया इसका समीकरण, रासायनिक समीकरण। लेकिन हमको क्या चाहिए था, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित करते हैं जरा, पहले किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुन लो। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो तीर के इस साइड एक जगह 2 है और फिर एक जगह यहाँ सामने और बगल में तो 1, तो 2 1 3 हो गया। तो ये 3 का कंसेप्ट बहुत अजीब है। तो फिर क्या करते हैं, जब ऐसा कंसेप्ट है तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, और ध्यान से तुम सीख भी लेना कि क्या करेंगे। यहाँ क्या करते हैं ना कि 2 पहले लगाएंगे, इस 2 लगाने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 और फिर 2 कितने हो गए, 4। फिर इधर वाले हाइड्रोजन को भी 4 बनाने का प्लान करो, तो फिर यहाँ भी कितना लगा दो, 2। अब हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हो गए।
हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसी तरह से आराम आराम से समझ समझ के बनाते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, या एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे 2 और फिर वहाँ 2 4। फिर हाइड्रोजन के बाद किसकी बारी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन अब हो गया। यहाँ भी 2 लगा दिए तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन, तो ठीक है। हाइड्रोजन ठीक, ऑक्सीजन ठीक। तीसरा कोई अधातु नहीं है, सोडियम धातु है, उसको चेक करते हैं। सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 लगा दें तो यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। चलिए, समझ में आया होगा। 100% संतुलित समीकरण आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे 2 और क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। इसमें से 5वां नंबर क्वेश्चन है, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है। ये एक कार्बनिक यौगिक है मीथेन, जिसका सूत्र CH4 होता है। अगर इसका शब्द समीकरण लिखें तो कैसे लिखाएगा, ये देखिएगा आप। करें मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, तो इसका शब्द समीकरण लिखाएगा तो लिखाएगा मीथेन प्लस ऑक्सीजन बोला है ना कि मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करने पर? जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बोल रहा है कि जल तथा ऊर्जा बनता है, तो प्लस में जल प्लस ऊर्जा लिखते हैं। ये तो हो गया इसका शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण के बाद हमको क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण, वो भी कैसा? संतुलित। तो देखिए हम आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के दिखाते हैं। तो पहले मीथेन का सूत्र क्या होगा? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तीर का चिन्ह। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 प्लस जल का सूत्र होता है H2O, और ऊर्जा का सूत्र नहीं लिख करके ऊर्जा ही लिखते हैं। तो इसको अगर संतुलित करेंगे तो पहले कौन कौन से तत्व हैं इसको चेक कर लो, फिर आगे बात करेंगे। तो इनमें तत्व अगर चेक करोगे तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीनों है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन इस साइड और कहीं है तो है नहीं, कहीं नहीं है। फिर यहाँ चेक करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ मात्र 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 लगा के 4 बनाओ। अरे ये 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पक्का समझ में आता होगा एकदम 100%। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 दूनी 4। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद किसको चेक करना होता है? तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? तो 2 और 2, 2 एकम 2, 2 2 4। फिर यहाँ क्या कर देना कि तुम 2 लगा लो, यहाँ भी 4 हो गया। चेक कर लो कैसे, 2 2 जा 4। यहाँ पे चेक करो, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 एकम 2, तो 2 और 2 4। तीर के इस साइड जय जगह है, सबको एक साथ जोड़ लेते बाबू। तो फिर अगला है हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 4, फिर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, फिर 2 यहाँ पे और 2 एकम 2 यहाँ पे, तो 2 2 4। तीर के साइड सभी ऑक्सीजन एक साथ जुड़ जाएगा 4। अब किसकी बारी है? कार्बन की। तो कार्बन इधर भी एक है, कार्बन इधर भी एक, संतुलित है समीकरण। अब समीकरण संतुलित है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं और 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जरा इसको आप बनाइए। कम से कम शब्द समीकरण तो लिख ही सकते हैं। शब्द समीकरण लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए देखते हैं जरा इसको आप क्या बनाए हैं, मिलाएंगे जरा। बोला कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर बोला है, तो सबसे पहले लिखेंगे फेरस सल्फेट
और एक चीज, नया चीज यहाँ सीख लो, गर्म करने पे बोला है ना, तो हम लिख सकते हैं गर्म करने पर। यह इतना बड़ा बात आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक छोटा सा बात खाली लिख सकते हैं। हम आपको तरीका बता देते हैं कि गर्म करने की जगह पे क्या लिखा जा सकता है। तो गर्म करने की जगह पे अगर खाली आप उष्मा लिख देंगे ना, तो इसका मतलब गर्म ही किया जा रहा है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पे बोले कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सॉरी अभी सब समीकरण लिख रहे हैं ना, तो पहले एक बार सब समीकरण में फेरिक ऑक्साइड ही लिखेंगे। फेरिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और बोला है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो फिर लिखें प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन चीज बनता है। तो फिर अगला बात है कि इसका, ये तो सब समीकरण हो गया, इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो इसका रासायनिक समीकरण आप चेक करेंगे। सबसे पहले फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का सूत्र होगा FeSO4। इसका एक भाई है फेरिक सल्फेट, जो संयोजकता 300 करता है लोहा, तो उसको फेरिक सल्फेट कहते हैं। उसका सूत्र है Fe3SO4 का होल ट्वाइस, वो दूसरा है। यहाँ दोनों की संयोजकता सेम है, तो FeSO4 जिसको फेरस सल्फेट कहेंगे। गर्म करने पर हीट के लिए इस टाइप का डेल्टा का चिन्ह देते हैं। करेगी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। कहोगे ये सब सूत्र हमको याद है नहीं, कैसे आएगा। हम आपको बोले हैं ना कि आप पिछला लेक्चर देख लो, फिर यहाँ नियम भी आपको बता देते हैं। आयरन की दो संयोजकता होती है, एक Fe+3 वाला और एक Fe+2 वाला। तो जब संयोजकता 200 होता है तो उसको फेरिक कहते हैं, संयोजकता 300 होता है तो फेरिक कहते हैं, संयोजकता 200 होता है तो उसको फेरस कहते हैं। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बोला है, तो इसकी संयोजकता 3 जो यहाँ लगाए हैं और इसकी संयोजकता 2 जो यहाँ लगाए हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 बनता है। ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। फिर इसको संतुलित करना है। अब संतुलित करना है तो कैसे संतुलित होगा, तो पहले ऑक्सीजन चेक कर लो, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन चेक करो। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 5 और 3 8। यहाँ ऑक्सीजन 8 है, अगर केवल यहाँ 2 लगा दिया जाए तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं, 3 2 5 3 8, यहाँ भी 8 हो गए। अब आयरन चेक करते हैं। यहाँ आयरन आयरन पहले नहीं चेक करना, धातु है, सबसे लास्ट में चेक करेंगे। अब क्या है ना कि ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, सल्फर पहले सल्फर चेक कर लो। यहाँ सल्फर कितनी है, 2। यहाँ भी सल्फर कितनी है, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 तो यहाँ भी है। तो अब ये देख लो, आयरन 2 दोनों तरफ, ऑक्सीजन 8 और सल्फर 2। अब किसकी बारी, आयरन की है। आयरन चेक करो, आयरन 2 है, फिर यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 है, संतुलित हो गया। अब चेक कर सकते हैं ध्यान से। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन मेरा पूर्ण प्रयास था कि आज आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएं। ये काफी चैलेंजेबल होता है ये। और एक चीज आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्वेश्चन 2 मार्क्स का कम से कम, फिर उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। वो भाषा दे देगा, कहेगा कि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, या क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको संतुलित करना सीखना बहुत जरूरी था। तो आज आपका 2 नंबर पक्का प्लस ऑब्जेक्टिव 2, 4 नंबर क्लियर हुआ इस लेक्चर में। फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी बोट्स गुरु चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक।